नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दी है, जिससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है वो विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, विपक्ष का काम था या फिर जो वकील वहां पर खड़े थे, 10-10 पार्टियां, 4-4 वकील, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रोक लगाने की कोशिश की थी। क्योंकि ये तो पता है कि वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बस इतना किया जा सकता है कि इसका डिले करवाया जा सकता है, कुछ समय तक सुनवाई चलती रहे और इस पर अंतरिम रोक लग जाए, ताकि बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सुधार न हो सके। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, बेंच बनते रहेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? जो चुनाव आयोग ने कहा है कि आगे ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, बल्कि आगे के स्टेट असेंबली में जो चुनाव होंगे उसमें भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मतलब आगे चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, वहां भी एसआईआर चलेगा। आगे चुनाव होने वाले हैं असम में, वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। और ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने तो कई लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटवा दिया, नागरिकता खत्म करवा दी। यह जो ट्रिब्यूनल है वो एक एक जगहों पर, यानी कि असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सघन अभियान चला रही है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, वहां पर तो इन लोगों ने फर्जी वोटर जुड़वाए हैं, हटवाए नहीं हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी की समस्या बढ़ेगी, तो ये भी पिटिशनर बन के आ गई। दूसरी तरफ आगे केरल में चुनाव होने हैं, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों की समस्या बढ़ेगी। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टियां तो वो पार्टियां हैं जो बंगाल पर भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहां ये चुनाव आयोग को अभियान चलाने नहीं देंगे। जो वामपंथी पार्टियां जिनकी सरकारें थी, तो ममता बनर्जी जब यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, और 1993 में ये 13 जुलाई को इन लोगों ने मार्च निकाला था, गोलियां चला दी गई थी और उसमें शहीद हो गए थे, कई युवा मारे गए थे, 13-14 युवा मारे गए थे, जिसमें ममता बनर्जी उसके लिए शहीदी दिवस मनाती है। उनका आरोप ही था कि फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है, जिससे वामपंथी पार्टियां उसका फायदा उठाती है। लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो इन्होंने और सघन अभियान चलाया। ये उसी तरह का है जैसे करप्शन के खिलाफ काम करते करते केजरीवाल ने करप्शन के सारे गुड़ रहस्यों को जान लिया और उसके बाद जब सरकार में आए तो लगातार करप्शन करते गए। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, ये इन्हीं मुद्दों पर था कि आगे चुनाव आयोग को एसआईआर से रोका जा सके। अभी बिहार में स्टे लगवा दो और फिर पश्चिम बंगाल, असम, केरल के चुनाव के समय जो सुनवाई चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो अगले आदेश तक एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए ये अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट से जारी हो जाए। लेकिन जब सुनवाई हुई तो सुनवाई में क्या होना था? इन लोगों ने जो तर्क दिए वो तर्क नहीं है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव आयोग में भी गए थे तो उस समय भी कहा था, और यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस समय भी कह रहे हैं, एक ही बात दोहरा रहे हैं कि देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसके खिलाफ है कि कोई व्यक्ति जो पहले से वोट दे रहा है उसको इस आधार पर वोटर लिस्ट से गायब करवा दिया जाए कि उसके पास कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये वही तर्क थे कि अगर कोई व्यक्ति अभी पकड़ा गया है, दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया, तो दाऊद इब्राहिम जब तक पकड़ा नहीं गया था उससे पहले जितने अपराध किए थे वो सब माफ है, अभी क्यों पकड़ा गया है? अगर कोई माफिया पकड़ा जाता है, अगर कोई करप्शन के मामले आते हैं सामने, तो पहले क्यों नहीं हुआ था, अभी क्यों है? पहले भी तो ये करप्शन कर रहा था। अगर 2020 में करप्शन किया तो 22 में उसकी फाइल क्यों खुली? तो 20 के करप्शन को 22 में ढक दिया जाएगा, ये तर्क नहीं चलते हैं। उसी तरीके से कपिल सिब्बल भी मैदान में थे और कपिल सिब्बल का भी तर्क इतना ही रहता है कि देखिए ये मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। कोई व्यक्ति नागरिकता साबित करवाने के लिए क्यों चुनाव आयोग के पास जाएगा? तो इसलिए कहा गया डिरेल मत हो।
आप नागरिकता की बात मत करें। ऐसे भी चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है कि नागरिकता की बात करे। वो तो होम मिनिस्ट्री का है। और वो तो आगे ये लोग पहले से ही बात कर रहे हैं कि एसआईआर आया है तो अब नागरिकता पर बात होगी। ये इनडायरेक्ट एनआरसी है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उचित प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए किसी नागरिक का नाम नहीं कटेगा। लेकिन नागरिक को लेकर इतना बेचैन क्यों था विपक्ष कोर्ट में? देखिए, चुनाव आयोग तो शुरू से ही ये बात कह रहा है कि हमारी प्रक्रिया है जो निष्पक्ष है। जिसके पास दस्तावेज हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, उसमें से एक का भी नाम नहीं कटेगा। लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका तो नाम कटेगा। और इसलिए इन लोगों की बेचैनी है कि आगे ये जारी रहेगा तो हमारे वोटर, क्योंकि एंटी बीजेपी वोटर में एक कंफर्म वोटर वर्ग है, वो है मुस्लिमों का, जो टैक्टिकल वोटिंग करती रही है, जिसका वोटिंग पैटर्न ही यही दिखता है कि हर राज्य में अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती बनने वाली पार्टी को ही वोट देंगे, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उससे मतलब नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। अब सबसे ज्यादा समस्या इसी से है क्योंकि सीए आया तो इन्हीं लोगों को तकलीफ हुआ, जब एनआरसी की बात चली इन्हीं लोगों को तकलीफ हुआ, अब जब वोटर लिस्ट सुधार की बात चल रही है इन्हीं लोगों को तकलीफ हो रहा है। और इन लोगों को तकलीफ जब होती है तो ये कुछ पार्टियां सामने आती है जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहती है। इसीलिए पिटीशन 10 पार्टियों ने डाला था और उसमें 4 वकील थे, जिसमें से 2 तो सिंघवी और सिब्बल थे और एक गोपाल शंकर नारायण, उसके बाद सदान फरहाद। ये सब के सब यही तर्क दे रहे थे कि चुनाव आयोग की टाइमिंग पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन जिस तरीके से ये जज वर्बल टिप्पणियां करते हैं, जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो कहते हैं, वो इन लोगों के लिए हथियार बन जाता है कि सरकार को घेरा कैसे जाएगा। जैसे इस सुनवाई के दौरान भी कुछ टिप्पणियां की गई कि टाइमिंग को लेकर सवाल किए गए कि ऐसे समय में नहीं करना चाहिए तो कब करना चाहिए। चुनाव आयोग तो चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले ही ये वोटर लिस्ट जारी करता है, इलेक्टोरल रोल पर काम करता है और उसी समय ये सारी प्रक्रिया लागू होती है। उसी समय बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। तो टाइमिंग तो यही होगी, किसी स्टेट में जब चुनाव होना है उससे पहले की टाइमिंग होगी। आगे अभी तो ये नहीं किया जा सकता कि बिहार में चुनाव होना है तो एसआईआर बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में भी हो जाए, तमिलनाडु में भी हो जाए, दिल्ली में भी हो जाए। ये तो जब उस जगह पर इलेक्शन होगा उसी समय किया जाएगा। लेकिन फिर भी जज साहब ने टाइमिंग पर सवाल उठा दिया, ये भी कह दिया ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, अभी नहीं किया जाना चाहिए। ये चाहिए शब्द सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, क्या होना है ये सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है। ये कहना है कि ये सही है या गलत है, क्या होना चाहिए, इस पर अगर सवाल करेंगे तो बहुत सारे सवाल उससे इर्द गिर्द उठ जाएंगे। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि संवैधानिक संस्थानों को चैलेंज करने के लिए आपको संवैधानिक तर्क चाहिए, आपको तर्क हवा हवाई नहीं चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि केवल आदर्शवाद की बात करके ग्राउंड रियलिटी को दरकिनार कर दें। ग्राउंड में जो तस्वीरें हैं, जो चुनाव आयोग ने बताए कि हमने अभी तक जितने वेरिफिकेशन किए हैं और ये 23 साल के बाद बिहार में हो रहा है, उस वेरिफिकेशन में हमें लगता है, और ये विपक्ष की पार्टी के नेता, ये जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया है, वो भी सवाल तब उठाते हैं जब हम ये रिव्यू नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। ये सवाल हरियाणा में भी उठाते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया, जब जोड़ते हैं तो भी सवाल उठाओ, जब काटते हैं तो भी सवाल उठाओ। तो सवाल उठाने से प्रक्रिया नहीं रुक सकती है। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से ही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह प्रक्रिया तो नहीं रुकेगी, लेकिन सुनवाई भी नहीं रुकेगी, सुनवाई होगी। जैसे आर्टिकल 370 पर सुनवाई हुई, जैसे कि वक्फ बोर्ड कानून पर सुनवाई चल रही है, जैसे कि कई और मामले हैं जिस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया। सबसे ज्यादा परेशानी अंतरिम आदेश से होती है कि आप अंतरिम आदेश जारी करते हो, रोक देते हो, और उसके बाद सुनवाई पर सुनवाई चलती है। 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब उन मामलों में अगर ऐसे ही अंतरिम आदेश जारी करते रहते तो फिर
वो पेंडिंग केसेस कभी क्लियर ही नहीं होगा और ये लोग कभी क्लियर होने भी नहीं देंगे। करप्शन के इतने मामले क्लियर नहीं हुआ है, जमानत दे दी गई है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल सुधार की बात भी चल रही है। लेकिन इस मामले में अभी विपक्ष के उन 10 पार्टियों को सोचना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट गए और हार कर बाहर आए, तो क्या जिस तरीके से एक दिन पहले ये सड़क पर हंगामा किए थे, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद भी वो फिर से हंगामा करेंगे, या फिर ये मान लेंगे कि एक वैधानिक तरीका है जिसे चुनाव आयोग ने अपनाया है, जिसे अप्रूवल मिली है इनडायरेक्टली, ये अप्रूवल ही है, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिली है इस बात की कि अभी ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो इसके बाद अगर ये लोग हंगामा करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये कोर्ट के ये जो बार बार उठता है सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद उस फैसले को इग्नोर करके हंगामा करें और उसके बाद भी कोर्ट के अवमानना का आरोप इनके ऊपर न लगे, ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस फैसले के साथ ही ये भी बता दें इन लोगों को कि अगर आपने वैधानिक तरीका अपनाया और वैधानिक तरीके से फैसला हुआ, आपने अपनी बात रखी, इसके बाद भी ये सड़क पर हंगामा करेंगे, तो जिन पार्टियों ने हंगामे में अपनी भूमिका निभाई है और जो पार्टियां आगे ऐसे हड़ताल, बंदी, चक्का जाम करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आप हार कर आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज सड़क पर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की एक बड़ी जीत हुई है और बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन का जो काम है वो प्रक्रिया जारी रहेगी, जिससे विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।